मित्रों, नमस्कार। मजिस्ट्रेट ने 15 साल के बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम? बच्चे ने जवाब दिया, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम? बच्चे ने जवाब दिया, आज़ादी। तुम्हारा पता? जेल। इन जवाबों से खींचकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेंत लगाने की सज़ा दी थी। जब आज़ाद को एक खंभे से बांधकर बेंत लगाए जाने लगे तो वो हर बेंत पर चिल्ला के कहते थे, भारत माता की जय। हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। बेंत की सज़ा खाने के बाद आज़ाद को जेल से रिहा कर दिया गया। जाते समय उन्हें 3 आने पैसे दिए गए, जिसे उन्होंने 23 में आके जेलर के मुंह पर दे मारा। साल 1925। अंत होते होते काकोरी कांड के करीब सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए थे, सिवाय कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद के। उन दिनों उनका साथी उनका नाम लेने के बजाय उन्हें नंबर 1 नंबर 2 कह के पुकारते थे। उस जमाने में आज़ाद बहुत फख्र से कहते थे, मेरे जीते जी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वो कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए बिस्मिल ने अपनी मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना था। राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खां, मुकुंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद। लूट के बाद आज़ाद को गठरी में बंधी लूट की रकम को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिनों को याद करते हुए मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था, गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। हम सबसे पहले चौक पहुंचे थे, जहां कुख्यात रेड लाइट इलाके में कुछ लोग अभी भी जगे हुए थे, जबकि पूरा शहर सो रहा था। चौक पहुंचने से पहले आज़ाद ने रुपयों की गठरी राम प्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आज़ाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमें यह भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आज़ाद ने हमें सलाह दी, क्यों न हम एक पार्क में सो जाए। उस ज़माने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सोया जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। जैसे ही भोर हुई, चिड़ियाँ चहचहाने लगी और लोग मंदिरों में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, एक अखबार बेचने वाले की आवाज़ सुनाई दी, काकोरी ट्रेन में डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप ने, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए सुर्खी लगाई थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे। आज़ाद पुलिस की नज़रों से बचते हुए बनारस पहुंच चुके थे। वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पुलिस उनके हाथ धो के पीछे पड़ी थी, लेकिन हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। काकोरी केस में बड़े क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन चलाने की जिम्मेदारी आज़ाद जैसे जूनियर क्रांतिकारियों पर आ गई। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से मारे गए तो क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदले लेने की योजना बनाई। नाराज भगत सिंह ने कहा, हमारे आदरणीय नेता लाला जी के पुलिस की लाठी से मारे जाना देश की बेइज्जती है। हमें इस अपमान का बदला लेना होगा। हमें पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि हम भारतीय क्रांतिकारियों का अस्तित्व है और हम इस अमानवीय कृत्य का बदला लेंगे। योजना बने कि भगत सिंह लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाने वाले साउंडर्स पर गोली चलाएंगे, राजगुरु स्टैंड बाय में रहेंगे और भगत सिंह को कवर देंगे। अगर हमले के बाद कोई इनका पीछा करता है तो पंडित जी और चंद्रशेखर आज़ाद उससे निपटेंगे। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। आज़ाद ये काम खुद करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका कोई साथी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने यह जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। चंद्रशेखर आज़ाद इसके सख्त खिलाफ थे। बाद में सेंट्रल कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने यह काम करने के लिए सबको मना लिया। इस काम में उनका साथ देने के लिए बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बाबू कृष्ण मूर्ति लिखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आज़ाद, भगवती चरण, सुखदेव और वेंसपायम भी असेंबली के अंदर पहुंच गए थे। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आज़ाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी तरफ देखा। आज़ाद ने हाथ के इशारे से उनसे विदा ली और संकेत दिया कि वो अपना काम जारी रखे। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की जोरदार आवाज़ और गहरे धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। पूरी असेंबली में भगदड़ मच गई। सिर्फ 3 लोग अपनी जगह पर शांत बैठे थे, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। चंद्रशेखर उसी दिन दिल्ली से झांसी के लिए रवाना हो गए।
भेष बदलने में माहिर थे आज़ाद। उनका दूसरा नाम तिवारी चंद्रशेखर शर्मा भी था। उनका शरीर गठा हुआ था जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी बड़ी भावपूर्ण आंखें थीं जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये किसी क्रांतिकारी की आंखें हैं। उनकी आंखें किसी कवि और संत की तरह शांत और दिलासा देने वाली थी। बलिष्ठ शरीर वाले चंद्रशेखर आज़ाद की मांसपेशियां बहुत मजबूत थी। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। वो दिन में सैकड़ों दंड बैठक किया करते थे। वे नाटे कद के थे। उनका कद था 5 फीट 6 इंच। उनकी मूछें दोनों तरफ से ऊपर की तरफ मुड़ी थी। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिस्सेंस फेल ऑफ द रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं, चंद्रशेखर समय के अनुसार कई तरह के कपड़े पहनते थे। कभी कभी जब वो धोती कमीज और बंडी धारण करते थे तो लोग उन्हें उत्तर भारत का अमीर व्यापारी समझते थे। कभी कभी वो कुली का वेश धारण करते थे। तब वो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे जिससे पसीने की बू आती थी। उनकी दाहिनी बाह में पीतल का बिल्ला इतना वास्तविक लगता था कि कई बार लोग उनसे अपना सामान उठाने के लिए कहते थे। कभी कभी वो कलफ लगी हुई कमीज, शॉर्ट्स, फेल्ट हैट और बूट पहनते थे। उस समय कई पुलिस वाले उन्हें पुलिस अफसर समझकर सैल्यूट करते थे। जब वो केसरिया वस्त्र पहन के अपने माथे पर भभूत लगाते थे तो लोग उन्हें सन्यासी समझकर उन्हें के पैरों पर गिर पड़ते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना जबरदस्त था। अपने बचपन में उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाने का काफ़ी अभ्यास किया था, लेकिन क्रांतिकारी बनने के बाद उन्होंने तीर कमान की जगह पिस्टल और गोलियां रखना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर की निशाने की तारीफ उनके विरोधियों ने भी की थी। उनके समय में उत्तर प्रदेश के आईजी रहे हॉलिंस ने मेन ओनली पत्रिका के अक्टूबर 1958 के अंक में लिखा था, आज़ाद की पहली गोली नॉट बाबर के कंधे में लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विशेश्वर सिंह आज़ाद पर गोली चलाने के फेर में एक पैर के पीछे छिपे हुए थे। तब तक आज़ाद को 2 या 3 गोलियां लग चुकी थी, लेकिन तब भी उन्होंने विशेश्वर के सिर का निशाना लगाया और वो गोली निशाने पर लगी। इस गोली ने विशेश्वर का जबड़ा तोड़ दिया। ये आज़ाद के जीवन की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई थी। हॉलिंस आगे बताते हैं, आज़ाद इतने अच्छे निशानेबाज थे कि उनकी चलाई हुई गोली सामने के पैर पर एक आदमी को औसत ऊंचाई की दूरी पर लगी थी। दूसरी तरफ नॉट बाबर और विशेश्वर सिंह की गोलियां 10-12 फीट की ऊंचाई पर लगी थी। मैंने आज़ाद से अच्छा निशानेबाज अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इससे प्रतीत होता था कि आज़ाद का अंतिम समय तक मानसिक संतुलन कितना ठीक था, जबकि पुलिस वाले अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। आज़ाद को गोली लगने के बाद जब उनकी मौत हुई तो नॉट बाबर की हिम्मत नहीं हुई कि उनके पास जाए। उसने अपने एक सिपाही को आदेश दिया था ये देखने के लिए कि आज़ाद जीवित तो नहीं, उनके पैरों पर फायर करो। तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अल्फ्रेड पार्क के आसपास इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। 2 मजिस्ट्रेट खास साहब रहमान बख्श और ठाकुर महेंद्र पाल सिंह के सामने चंद्रशेखर आज़ाद के पार्थिव शरीर का निरीक्षण किया गया। 8 लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को उठा के एक गाड़ी में रखा। आज़ाद के शरीर का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल टॉम सेन ने किया था। आज़ाद की जेब में से 448 रुपये पाए गए। जैसे ही राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके शव को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जब तक बनारस से आए आज़ाद के संबंधी शिव विनायक मिश्र रसूलाबाद घाट पहुंचते चंद्रशेखर आज़ाद का शव आधा जल चुका था। उन्होंने दोबारा आज़ाद की चिता को मुखाग्नि दी। इसी बीच कमला नेहरू अपने 13 वर्ष की बेटी इंदिरा नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ वहां पहुंच गई। विश्वनाथ वेंसपायर ने अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद में लिखा है, आज़ाद की अस्थियों का जुलूस खुदर भंडार से निकाला गया। लकड़ी के एक तख्त पर काली चादर बिछाई गई। जुलूस शहर में घूमता पुरुषोत्तम दास पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में जहां तहां फूल बरसाए गए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। टंडन पार्क की सभा को उन लोगों के अलावा सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी ने संबोधित किया। आज़ाद की अस्थियों में से एक आचार्य नरेंद्र देव अपने साथ ले गए। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के पीछे आज़ाद की मृत्यु हुई थी, आम लोगों ने कई जगह आज़ाद आज़ाद लिख दिया था। वहाँ की मिट्टी भी लोग उठाकर ले गए। उस स्थान पर रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग वहाँ मूल फूल मालाएं चढ़ाने लगे, दीपक जला के आरती करने लगे। इसलिए एक दिन अंग्रेजों ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और ज़मीन बराबर कर दी। काटे हुए पेड़ को एक सैनिक लौड़ी में लाद करके दूसरे स्थान पर फेंक आए। अक्टूबर 1939 में उसी जगह पर बाबा राघव दास ने एक और जामुन के पेड़ को लगाया, जो पेड़ आज भी मौजूद है। मित्रों, ये थी अमर शहीद चंद्रशेखर की कहानी।